नमस्कार मेरे प्यारे कृषि वक्ताओं, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मृदा में हम आज बात करेंगे कण घनत्व, पार्टिकल डेंसिटी के बारे में। कण घनत्व क्या होता है? रंध्रावकाश रहित शुष्क मृदा के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को कण घनत्व या वास्तविक घनत्व कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। रंध्रावकाश को प्रभावित करने वाले कारक, जो रंध्रावकाश होता है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? रंध्रावकाश को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले आता है मृदा कणाकार। जो मृदा होती है उसके कणों का आकार, सोइल टेक्सचर। मृदा में महीन कण अधिक होने पर उसमें सैलता बढ़ जाती है। मृत्तिका में रंध्रावकाश सूक्ष्म आकार के होते हैं। मृत्तिका में रंध्रावकाश छोटे आकार के होते हैं, सूक्ष्म आकार के। और बालू मृदा में रंध्रावकाश सबसे बड़े होते हैं तथा दोमट मृदा में रंध्रावकाश की प्रतिशतता मध्यम होती है। मृदा संरचना, सोइल स्ट्रक्चर। सेकंड फैक्टर, गोलाभ संरचना में अन्य संरचनाओं की अपेक्षा संरंध्रता अधिक होती है और खंड सदृश संरचना में रंध्रावकाश प्रतिशत अन्य संरचनाओं की अपेक्षा कम होता है। तीसरा कारक आता है मृदा परिक्षेत्र, सोइल प्रोफाइल। मृदा के ऊपरी संस्तरों में रंध्रावकाश प्रतिशत सर्वाधिक होती है और नीचे के संस्तरों की तरफ बढ़ने पर कम होती जाती है। जो मृदा में ऊपरी परतें होती हैं उनमें रंध्रावकाश अधिक मात्रा में होता है, और जैसे जैसे नीचे की परतों में अपन जाते जाते हैं देखते हैं तो नीचे की परतों में, या जिनको संस्तर बोलते हैं, उनमें रंध्रावकाश कम होते जाते हैं। इसका मुख्य कारण ऊपरी स्तर ए में जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होना है। यानी कि ऊपरी जो स्तर होता है, ए स्तर, इसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होने के कारण मृदा में जो रंध्रावकाश होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं। निचले संस्तर बी तथा सी तथा अपेक्षाकृत ठोस होते हैं। जो ए के नीचे वाले संस्तर होते हैं, संस्तर बी और संस्तर सी, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। आगे फैक्टर मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा। ऑर्गेनिक मैटर, मृदा में जीवांश पदार्थ की वृद्धि के साथ रंध्रावकाश प्रतिशत में वृद्धि होती है, क्योंकि जीवांश पदार्थ रंध्रीय प्रकृति का होता है और जीवांश पदार्थ की मात्रा में कमी होने पर रंध्रावकाश प्रतिशतता कम हो जाती है। अतः जीवांश पदार्थ की मात्रा और रंध्रावकाश प्रतिशत एक दूसरे से सीधा संबंध रखते हैं। तो जीवांश पदार्थ अगर मृदा में होगा, अगर ज्यादा मात्रा में होगा तो उसमें रंध्रावकाश भी अधिक मात्रा में होंगे। ऊपरी संस्तर में रंध्रावकाश इसी वजह से अधिक पाए जाते हैं क्योंकि जो ऊपरी संस्तर ए होता है उसमें जीवांश पदार्थ की उपस्थिति होती है। आगे है जैविक सक्रियता, ये भी एक कारक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसमें केंचुए, सूक्ष्म जीव तथा अन्य जंतु मृदा में रंध्रावकाशों की संख्या में वृद्धि करते हैं। तो जैविक जो सक्रियता होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसमें केंचुए, सूक्ष्म जीव तथा अन्य जंतु मृदा में रंध्रावकाशों की संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। जो सूक्ष्म जीवों द्वारा जीवांश पदार्थ का विघटन होता रहता है और मृदा संरचना दानेदार बनती है, जिससे मृदा रंध्रावकाशों में वृद्धि होती है। अम्लीय व लवणीय अम्लीय व लवण प्रभावित मृदाओं का प्रबंधन। तो जो अम्लीय और लवणीय मृदाएं होती हैं उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है? सबसे पहले अपन देखेंगे अम्लीय मृदा, जिसको एसिडिक सोइल बोला जाता है। वह मृदा जिसमें
अम्लीय मृदा कौन सी होती है? वह मृदा जिसमें हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल आयंस की अपेक्षा हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम आयंस की प्रधानता होती है, अम्लीय मृदा कहलाती है। देखिए, अम्लीय मृदा वह मृदा जिसमें हाइड्रोक्सिल आयंस की अपेक्षा हाइड्रोजन आयन एवं एल्युमिनियम आयंस की प्रधानता होती है, उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। अम्लीय मृदा सामान्यतः आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है और इनमें जीवांश पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो अम्लीय मृदा है वह ज्यादातर जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं उनमें पाई जाती है और इसमें जीवांश पदार्थ की अधिक मात्रा होती है। अम्लीयता के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिडिटी। अम्लीयता के प्रकार हैं जिसमें मृदा में अम्लीयता दो प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय अम्लता, दूसरी होती है संचित अम्लीयता। पहली सक्रिय अम्लता जिसको एक्टिव एसिडिटी कहते हैं और जो संचित अम्लीयता होती है वो होती है रिजर्व एसिडिटी। सक्रिय अम्लता मृदा विलयन में उपस्थित आयंस के कारण उत्पन्न होने वाली अम्लीयता को सक्रिय अम्लता कहते हैं। मृदा विलयन में उपस्थित आयंस के कारण उत्पन्न होने वाली अम्लीयता को सक्रिय अम्लीयता कहते हैं, क्योंकि संचित अम्लीयता रिजर्व एसिडिटी जो अम्लीयता मृदा कणों पर अधिशोषित हाइड्रोजन आयंस के कारण उत्पन्न होती है, संचित अम्लता कहलाती है। अम्लीय मृदाओं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सोइल। अम्लीय मृदाओं का निर्माण कैसे होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सोइल। अम्लीय मृदा बनने के निम्नलिखित कारण है। तो अम्लीय मृदा बनने के लिए कौन कौन से कारण होते हैं जिनसे कि अम्लीय मृदा का निर्माण होता है? सबसे पहले है मूल पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ पेरेंट मटेरियल। जिन मृदाओं का विकास अम्लीय पैतृक पदार्थ जैसे क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट आदि चट्टानों से होता है, उनमें उपस्थित सिलिका जल के साथ संयोग करके ऑर्थो सिलिका अम्ल बनाता है। सेकंड फैक्टर है अधिक वर्षा द्वारा क्षारों का ह्रास। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के अम्लीय होने की संभावना रहती है, क्योंकि मृदा कणों पर अधिशोषित घुलनशील क्षारीय आयंस जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम आदि वर्षा के जल में घुलकर मृदा के निचले स्तरों में चले जाते हैं और अपेक्षाकृत कम घुलनशील कौन कौन से हैं? एल्युमिनियम और फेरस के यौगिक मृदा में रह जाते हैं। हल्की मृदाओं में भारी गठन वाली मृदाओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में क्षार पदार्थों का ह्रास होता है। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, ये भी अम्लीय मृदा बनने का एक कारक है। यूज ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर्स। तो अम्लीय प्रकृति के उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि का उपयोग मृदा में अम्लता बढ़ाता है। ऐसे उर्वरकों के लगातार प्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है। यदि अपन अपने फील्ड में अम्लीय उर्वरकों का यूज करेंगे तो उसमें अपने जो फील्ड है उसमें अम्लता बढ़ेगी और अम्लीय मृदा का निर्माण भी होगा। आगे है कार्बनिक पदार्थों, ऑर्गेनिक मैटर। कार्बनिक पदार्थों के जैविक अपघटन से ह्यूमस का निर्माण होता है। तो कार्बनिक पदार्थों के जैविक अपघटन से ह्यूमस का निर्माण होता है। उसमें उपस्थित क्रियाशील समूह जैसे COOH कार्बोक्सिल होते हैं, जो हाइड्रोजन आयंस को आकर्षित एवं पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार कार्बनिक अम्ल
तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो संयुक्त रूप से मृदा अम्लीयता को बढ़ाते हैं। आगे है सूक्ष्म जीवों का प्रभाव, माइक्रोबायोलॉजिकल इफेक्ट। मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न समूह जीवों मृदा में कार्बनिक पदार्थ के विघटन एवं नाइट्रीकरण आदि क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों की क्रिया के फलस्वरूप अम्लों का निर्माण होता है। मृदा कणों पर क्षारों की कमी होने पर ये अम्ल उदासीन नहीं हो पाते हैं और मृदा में अम्लीयता उत्पन्न करते हैं। मृदा अम्लीयता का पौधों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन प्लांट्स। मृदा अम्लीयता का प्लांट्स पर क्या प्रभाव होता है? तो अधिक अम्लीय मृदाओं में पाई जाने वाली हाइड्रोजन आयंस की अधिक सांद्रता पौधों के लिए हानिकारक होती है। जड़ों की बढ़वार रुक जाती है। पौधों में कोशिका विभाजन, डीएनए निर्माण एवं शोषण आदि क्रियाएं प्रभावित होती है। कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, फेरस, मैग्नीशियम आदि का मृदा से अवशोषण रुक जाता है। मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, पौधे मुरझा जाते हैं। अम्लीय मृदाओं का प्रबंध, रिक्लेमेशन ऑफ एसिड सॉइल। अम्लीय मृदाओं का प्रबंध निम्नलिखित में से एक या अधिक विधियों द्वारा किया जा सकता है। तो जो अम्लीय मृदाएं हैं उनका अपन प्रबंध किस तरीके से करेंगे? पहले है समुचित जल निकास, प्रॉपर ड्रेनेज। अनावश्यक जल को खेत से बाहर निकालते रहने से क्षार पदार्थों का मृदा के अंदर अपक्षालन होता है और अम्ल की जल के साथ बह जाते हैं। मृदा में वायु संचार बढ़ता है, जिससे मृदा में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ संयोग नहीं कर पाती और वायुमंडल में चली जाती है। इस कारण मृदा में अम्ल का निर्माण नहीं हो पाता और मृदा अम्लीय होने से बच जाती है। क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग, यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर्स। अम्लीय मृदाओं में क्षारीय उर्वरकों जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट आदि का प्रयोग करने से इन उर्वरकों के क्षारीय अवशेष मृदा की अम्लीयता को कम करने में सहायता करते हैं। लकड़ी की राख भी इन मृदाओं में प्रयोग की जा सकती है। चूना वाले पदार्थों का प्रयोग, यूज ऑफ लाइम मटेरियल्स। मृदा में चूना मिलाने पर कैल्शियम आयंस के द्वारा मृदा कणों पर अवशोषित हाइड्रोजन आयंस विस्थापित कर दिए जाते हैं। कैल्शियम मृदा कणों पर अवशोषित होता रहता है। इस प्रक्रम को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। CaO plus H2O is equal CaOH2. CaOH2 plus CO2 is equal CaCO3 plus H2O. इधर है H मिलाकर H plus CaOH2 is equal Ca मेटाकन plus H2O. H मेटाकन H plus CaCO3 is equal Ca मेटाकन plus H2O plus CO2. अम्लीयता सहने वाली फसलें उगाना। अम्लीयता सहने वाले फसलें उगाना, ग्रोइंग ऑफ सोइल एंड क्रॉप थ्रू एसिडिटी। अम्ल, यदि मृदा में अम्लीयता है
तो वहां पर अपन निम्न प्रकार से कुछ विधियां हैं जो हम बता रहे हैं, उनको अगर अपन अपनाते हैं तो वो मृदा अम्लीयता को कम करती है, और यदि अम्लीय है तो उसका पौधों पर प्रभाव तो होगा ही। तो इन विधियों के द्वारा उस अम्लीयता को कम किया जा सकता है। अलग अलग प्रकार की फसलों में अम्लीयता सहन करने की शक्ति अलग अलग होती है, जैसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है। इस चार्ट में अपन देखते हैं। सबसे पहले है कम अम्लीयता सहन करने वाली फसलें। कम अम्लीयता सहन करने वाली फसलें हैं फूल गोभी, चुकंदर, बरसीम और ये क्रॉप्स हैं जिनको कम एसिडिटी की आवश्यकता होती है, यानी ये कम अम्लीयता सहन कर सकती हैं। फूल गोभी, चुकंदर, बरसीम और रेंज का। सामान्य अम्लीयता सहन करने वाली फसलें। सामान्य अम्लीयता सहन करने वाली फसलें हैं गेहूं, जौ, जई, मक्का, आलू, ज्वार, बाजरा। गेहूं, जौ, जई, मक्का, बाजरा, ज्वार और आलू ये सामान्य अम्लीयता सहन करने वाली फसलें हैं। अधिक अम्लीयता सहन करने वाली फसलें राई और घासें। ये जो राई और घासें हैं वो अधिक अम्लीयता सहन करने वाली क्रॉप्स हैं। अतः अम्लीय मृदा में उसकी प्रकृति के अनुसार फसलों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है अम्लीय मृदा के बाद लवणीय मृदाएं। सैलाइन सॉइल, ऐसी मृदा जिसके संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 4 डेसी साइमेंस प्रति मीटर से अधिक, विनिमयशील सोडियम 15% से कम तथा पीएच सामान्य 8.5 से कम होती है, लवणीय मृदा कहलाती है। इन मृदाओं की सतह पर सफेद लवण होता है, इस कारण पूर्व में इन्हें सफेद क्षारीय मृदा कहा जाता था। इनमें घुलनशील लवण जैसे NaCl व H2SO4 की प्रधानता पाई जाती है। CaMg के क्लोराइड, सल्फेट तथा बाइकार्बोनेट्स भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। हिलगार्ड ने इन्हें सफेद ऊसर का नाम दिया है। लवणीयता का पौधों पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ सॉल्ट ऑन प्लांट्स। लवण प्रभावित मृदाओं में बीजों का अंकुरण ठीक प्रकार से नहीं होता है। मृदा में घुलनशील लवणों की अधिकता होने से मृदा गोल गाढ़ा हो जाता है और पौधों की जड़ों के अंदर का गोल अपेक्षाकृत पतला होने से बाह्य पराशरण के कारण पौधों की कोशिकाओं से जल तथा जीव द्रव्य मृदा विलयन में आने लगता है, जिससे पौधे मुरझा जाते हैं और मर भी जाते हैं। इस प्रकार मृदा में पर्याप्त नमी होने पर भी पौधों की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है और पौधे सूखने लगते हैं। लवणीय मृदा बनने के कारण ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सैलाइन सोइल। निम्नलिखित प्रमुख कारणों से मृदा लवणीय बन जाती है। कौन कौन से कारण है जिससे मृदा लवणीय बन जाती है? पहले है शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु, एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट। शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक वाष्पीकरण तथा कम वर्षा के कारण घुलनशील लवण मृदा में निक्षारित नहीं हो पाते और जल के वाष्पीकरण के बाद मृदा की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मृदा लवणीय हो जाती है। उच्च जल स्तर हाई वाटर लेवल। भूमि में पाए जाने वाले जल में घुलनशील लवण अधिक मात्रा में होते हैं। इनकी मात्रा भौगोलिक पदार्थों की प्रकृति एवं गुणों पर निर्भर करती है
उच्च जल स्तर होने पर केशिका प्रभाव से जल मृदा सतह पर आकर वाष्पित हो जाता है और लवण सतह पर एकत्रित हो जाता है। लवणीय जल से सिंचाई। लवणीय जो जल होता है, लवणीय जल से सिंचाई करेंगे तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा कि जो अपनी मृदा है वो लवणीय हो जाएगी। इरिगेशन विथ सॉल्टेड वाटर। लवण युक्त जल से सिंचाई करने पर जल की कुछ मात्रा पौधों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और कुछ जल वाष्पीकरण द्वारा उड़ जाता है तथा लवण मृदा की सतह पर रह जाते हैं, जिससे मृदा लवणीय हो जाती। अवमृदा की अभिज्ञता। हार्ड लेयर इन सबसॉइल। मृदा की सतह में कठोर परत होने पर जल मृदा की निचली सतहों तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे लवणों का निच्छालन नहीं हो पाता है और वे सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। खराब जल निकास। इम्प्रॉपर ड्रेनेज। ऐसे स्थान जहां मृदाओं में समुचित जल निकास की सुविधा नहीं होती है, वहां भरे हुए जल के सूखने पर लवण वहीं रह जाता है और लगातार यही क्रम चलने से मृदा लवणीय हो जाती है। ऐसे स्थान जहां मृदा में समुचित जल निकास की सुविधा नहीं होती है, वहां भरे हुए जल के सूखने पर लवण वहीं रह जाते हैं और लगातार यही क्रम चलने से मृदा लवणीय हो जाती है। लवणीय मृदाओं का प्रबंध। तो लवणीय मृदाएं हैं उनका प्रबंध इस तरीके से करेंगे। रिक्लेमेशन ऑफ सैलाइन स्विंग। लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहले है भौतिक उपाय, इसको अपन मैकेनिकल मेथड्स बोल सकते हैं, जैसे खुरचना, स्क्रैपिंग। लवणीय मृदाओं की ऊपरी सतह पर जमा लवणों की परत को खुरचकर प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकाल देते हैं। यह विधि छोटे क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, किंतु महंगी और अस्थायी है, क्योंकि कुछ समय पश्चात के लवण ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। आगे है लवणों को बहाना। सोल्यूबल साल्ट्स। इस विधि में प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त जल भर दिया जाता है, जिससे ऊपरी सतह के लवण जल में घुल जाते हैं। अब इस जल को तेजी के साथ खेत के बाहर निकाल देते हैं, जिससे लवण जल के साथ बहकर चले जाते हैं और मृदा में लवणों की सांद्रता कम हो जाती है। इसको लीचिंग बोला जाता है। इस विधि में लवणों को जल में विलय करके पौधों की जड़ क्षेत्र से नीचे ले जाया जाता है। इस क्रिया के लिए संबंधित क्षेत्र का जल स्तर नीचा होना चाहिए एवं सिंचाई हेतु लवण रहित जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। निच्छालन के लिए इतना जल दिया जाता है कि फसलों की आवश्यकता के साथ साथ निच्छालन मांग को भी पूरा कर सके। रासायनिक उपाय जो कि केमिकल मेथड्स होते हैं। क्षारीय मृदाओं में विनिमयशील सोडियम को अन्य धनात्मक आयंस द्वारा मृदा सतह से हटाने के लिए काम में लिए जाने वाले रसायन मृदा सुधारक कहलाते हैं। सामान्यतः मृदा सुधारकों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले है विलेय कैल्शियम लवण, जिसमें जिप्सम और फास्फोजिप्सम होता है। विलेय कैल्शियम लवण जिसमें चूना पत्थर होता है। अम्ल एवं अम्ल उत्पादक, जिसमें गंधक का अम्ल गंधक पायराइट्स होता है। इन सुधारकों में से निम्न सुधारकों का अधिक उपयोग किया जाता है, जिसमें पहले है जिप्सम। इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। यह सुधारक सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होने से अधिक प्रचलित है। जिप्सम का प्रयोग लवण प्रभावित मृदाओं में करने पर जिप्सम में उपस्थित कैल्शियम मृदा कणों पर उपस्थित विनिमयशील को विस्थापित कर उसके स्थान पर कैल्शियम आयन को स्थापित कर देता है और सोडियम आयन
मृदा विलयन में उपस्थित सल्फेट आयन से अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। सोडियम सल्फेट जल विलय होने के कारण मृदा में जल के साथ निक्षालित हो जाता है। क्ले, इसमें CaSO4, क्ले प्लस Na2SO4। चूना पत्थर, जिन मृदाओं का pH 8 से कम होता है उनमें चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक pH पर चूना अविलेय हो जाता है। चूने में उपस्थित कैल्शियम मृदा कणों पर उपस्थित सोडियम को निम्न प्रकार विस्थापित कर देता है। Na plus CaCO3, Ca plus Na2CO3।